इकोनॉमी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम इधर 11th क्लास की बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। हमने उसमें जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया वो फर्स्ट यूनिट का पार्ट था। फर्स्ट यूनिट था द पॉलिसीज़ एंड एक्सपीरियंसेस, डेवलपमेंट से जुड़ी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं और उनसे जुड़े एक्सपीरियंसेस, आज़ादी के समय तक और आज़ादी के 40 बरस बाद तक, यानी कि 1990 तक के। उसके तहत हमने पहला चैप्टर उस यूनिट के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट किया, दैट वाज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने आज़ादी तक के कॉलोनियल भारत की सारी अर्थव्यवस्था को अच्छे से जाना, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आए इनको अच्छे से समझा। उसके बाद हमने उसके अलग अलग क्वेश्चंस जो कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जो कि अपने आप में बहुत डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं, उनको इंडिविजुअली डील किया। और फिर हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर डिस्कशंस की और पूरी तरह से प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम मतलब यूनिट 1 के डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्सपीरियंसेस यूनिट 1 के चैप्टर 2 पे आ चुके हैं, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ज़िंदगी बाग बाग हो जाएगी, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। हम सारा चैप्टर इसी तरह से वर्बल रखेंगे, बट मतलब फ्लो में मैं ही चलूँगा, लेकिन इस चैप्टर में टेक्निकल वर्ड्स हैं, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स, लाइंस, तो हम एक बार अच्छे से समझा देने के बाद उसे रीड भी करेंगे बुक से, ताकि आप अच्छे से इमेजिन कर सकें, समझ सकें, आपके दिमाग में वो बातें बैठ जाएं टेक्निकली, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, चलो चलो बैठो, कोई बात नहीं यार, बच्चे ही हैं, तुरंत से बैठ जाओ बस। चल भाई उधर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 की बात कर रहे हैं, इसमें दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, 1950 में इंडिया प्लानिंग कमीशन का गठन करेगा। इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए प्लानिंग कमीशन के कामकाज, उसके 5 ईयर प्लान्स को समझना ही सेंट्रल है। सारा दारोमदार यहाँ पर टिका हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था का। 2017 तक के 5 ईयर प्लान भारत को मिले, 2017 तक के, क्योंकि जो अंतिम प्लान था वो 2012 से 2017 तक का था, द 12th 5 ईयर प्लान, जिसे 2014 में बीजेपी सरकार के बनने के बाद आधे में टर्मिनेट कर दिया गया और प्लानिंग कमीशन डिसबैंड करके नीति आयोग स्थापित कर दिया गया था। तो 2017 तक की प्लानिंग भारत को प्लानिंग कमीशन के द्वारा दी गई। 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें मिला। प्लानिंग कमीशन उसके लिए जिम्मेदार है और प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हमेशा से ही, उसके जो चेयरमैन रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री रहे हैं। तो जब 1950 में ये एग्जिस्टेंस में आया तो इसके चेयरमैन द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके चेयरमैन रहे। ओके, आगे बढ़े। जब हम प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं, 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, तो मन में सवाल आता है कि इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा फॉलो किया गया होगा, इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया होगा। दुनिया भर के सामने ये चुनौती होती है कि वो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करेंगे। क्या मतलब है इस बात का, अभी समझ में आ जाएगा जब मैं आगे बढ़ूंगा। तो भारत के सामने भी ये चुनौती थी कि भारत कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करे। भारत के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने भी ये चुनौती एग्जिस्ट कर रही थी। उदाहरण के तौर पर जब हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो मतलब क्या एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करना है, क्या आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करना चाहते हैं, तो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाए, इस पर विचार करना था उस समय में। ये भी एक चुनौती थी हमारे सामने। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो भी इकोनॉमिक सिस्टम आप फॉलो करें, आपको कुछ इंश्योर करना है, और वो ये इंश्योर करना है कि आपको लोगों को बेटर लिविंग स्टैंडर्ड ऑफर करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करनी है। आपको ज़िंदगी में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल और वेरीड चॉइसेस ऑफर करनी है।
गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन को लेकर उनके पास बहुत वेरिड रेंज ऑफ चॉइसेस हों, जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के, एजुकेशन कोर्सेज टू परस्यू, इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस हों उनके पास। ये सारी चीज़ें उनके पास होनी ज़रूरी हैं। आपको उन्हें इतनी संभावनाएं देनी है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करनी है, आपको उन्हें बेहतर जीवन स्तर देना है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है जब आप एक इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाने की बात कर रहे हैं। प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लानिंग, एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा फॉलो करना चाहिए, कौन सी चीज़ें कंसिडर की जाएंगी इसके लिए, कौन से आइडियाज़ ने वर्क किया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट टू डिस्कस। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड देना उस इकोनॉमिक सिस्टम का एक एजेंडा है, और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देना, वेरिड चॉइसेस ऑफ़र करना लोगों को। ये सारी चीज़ों के साथ देश 200 वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ, और उस आज़ाद मुल्क में अब आपकी अपनी सरकारें हैं, रिसोर्सेज को आप इकोनॉमिकली हार्नेस करेंगे। उम्मीदें अब आपसे हैं, और देश ने प्रतिज्ञा ली है कि वो लोकतांत्रिक ढंग से आगे चलने वाला है। ऐसे में ओनस अब आप पर है, आप किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। आगे अगर किसी भी तरह की बदहाली हुई, जिम्मेदारी आपकी खुद की बनती है। आप ये नहीं कह सकते कि हम गुलाम हैं, या कोई विदेशी शक्ति हमें काम नहीं करने दे रही है, या हमारे रिसोर्सेज ड्रेन किए जा रहे हैं, या किसी तरह से भी हमारा रेवेन्यू हमारे डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं होने दिया जा रहा। नहीं, अब आप पूरी तरह से सर्वे सर्वा हैं अपने संसाधनों के, अपने रिसोर्सेज, अपनी ट्रेजरी, अपनी गवर्नमेंट, अपने लोगों के। इट इज़ योर ओनस टू डेवलप योर पीपल, योर कंट्री एंड योर रिसोर्सेज। ये आपको तय करना है। इसी तरह से देश आज़ादी के बाद फिर आगे बढ़ना भी चाहेगा। तो एक बड़ा सवाल आया कि ये सारी बातें इस पर खड़ी हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया कौन सा फॉलो करना चाहता था। उसके विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब हम इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करने की बात करते हैं तो हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं। पहला सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर 1, कि हम देश में कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं। हम देश में कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं। What should produce? What should we want to produce? हम क्या पैदा करना चाहते हैं, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज, ये किसी भी दुनिया को तय करना है। देखिए, उदाहरण के तौर पर, क्या हम लग्जरी गुड्स या फिर अर्बन एलीट की कंज्यूम होने वाली सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहते थे उस दौर में, या हम उन गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते थे जो वेरी एसेंशियल थी। क्या हम एसेंशियल गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते थे। सेकंड, क्या हम कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स प्रोड्यूस करना चाहते थे, या फिर हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते थे। क्या हम हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री लगाना चाहते थे, या क्या हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेसिंग कंट्री बन के रह जाना चाहते थे, एक ट्रेडिंग कंट्री बन के रहना चाहते थे, एक कंट्री जो सिर्फ और चीज़ असेंबल करती है चीज़ों को। हम क्या होना चाहते थे, ये ज़रूरी था। सर्विसेज के रूप में क्या ये ज़रूरी नहीं था कि उस समय में हम ये चयन करें कि अभी हमें बुनियादी शिक्षा की सर्विस पैदा करनी है। तो प्राइमरी एजुकेशन लेवल डिटेरियोरेटेड है। बुनियादी चिकित्सा सेवा ग्रास रूट लेवल पर, प्राइमरी हेल्थ सिस्टम अभी देना है सोसाइटी को। क्या ये ज़रूरी नहीं था कि अभी ज़रूरत है कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोग्रेस हो, इसके लिए अभी बुनियादी स्तर पर व्यापक, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की सर्विसेज को इस्टेब्लिश करें, उसका नेटवर्क इंडियन ओरिएंटेड हो, इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा दे, इंडियन पब्लिक के फेवर में हो। क्या ये ज़रूरी नहीं था? क्योंकि ब्रिटिशर्स के समय के दौरान तो ऐसा नहीं किया गया था। तो कुल मिलाकर के किसी भी मुल्क के सामने एक सवाल पैदा होता है कि वो क्या पैदा करना चाहते हैं, क्या गुड्स और क्या सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये वेरी बेसिक क्वेश्चन है अगर आप ये तय करना चाहते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा हो। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड यू प्रोड्यूस। आप कैसे प्रोड्यूस करना चाहते हैं। क्या आप उस प्रोडक्शन में लेबर का इस्तेमाल करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्या लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन करना चाहते हैं, या उस प्रोडक्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल का यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स का यूज़ करना चाहते हैं, पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आप कैसे प्रोड्यूस करना चाहते हैं। आप गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में
लेबर पार्टिसिपेशन ज़्यादा बड़े स्तर पर चाहते हैं, इस कंट्रीब्यूशन से प्रोडक्शन अचीव करना चाहते हैं, या फिर आप कैपिटल डोजेज हायर देना चाहते हैं और कैपिटल की मदद से प्रोडक्शन करना चाहते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर आप वर्किंग कैपिटल या फिर फिक्स्ड कैपिटल, आप किस कैपिटल की मदद से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि भारत जैसा मुल्क, जिस मुल्क के सामने ये चुनौती थी कि अंग्रेज़ों के समय की नीतियों ने भारी बेरोज़गारी पैदा की, एक पिछड़ापन इसके कारण भी आया, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ हुई क्योंकि उनके पास अर्निंग के सोर्सेज नहीं थे, जीवन स्तर बेहतर नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि वेल्थ भी इसीलिए ही कंसंट्रेट हुई क्योंकि जो भी उद्योग धंधे लगे, जो भी व्यापार स्थापित हुआ, रिसोर्सेज को जब भी प्रोसेस किया गया, उसका लाभ कुछ ही वर्ग, कुछ ही लोगों तक पहुंचा। तो वेल्थ कंसंट्रेशन का ये रीज़न है। इनइक्वालिटी इसी कारण से आई है। डेस्टिट्यूशंस, पॉवर्टी, बैकवर्डनेस, माल न्यूट्रिशन, हंगर, इलिटरेसी का कारण यही है। डेस्टिट्यूट स्टेट ऑफ द एग्रेरियन सोसाइटी यही है। तो मुझे लगता है इसको दूर करने के प्रयास किए जाएंगे, प्रोडक्शन उस तरह से अचीव की जाएगी। तो मुझे लगता है इन दोनों बातों पर ध्यान दिया जाएगा। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स भी बनाए जाएंगे, जो कि लॉन्ग टर्म में इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी बनाने में रोल प्ले करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम आएंगे अभी इसकी चर्चा पर। अगर आपके यहाँ पर एक अच्छा खासा बेस नहीं बनेगा उद्योग जगत का, तो फिर आप अल्टीमेटली एक सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी में भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी था कि साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमें कितना रखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें कार्यरत बनाएं, उसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफर करें, क्योंकि सामाजिक न्याय एक बहुत बड़ा एजेंडा था, सोशल जस्टिस। तीसरा सवाल ऑलवेज ये होता है विशाली कि हाउ शुड डिस्ट्रीब्यूशन बी अचीव्ड। जो भी आपने प्रोड्यूस किया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करना है? ओके हाउ शुड द डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैसा हो? क्या चीज़ें, जो वेल्थ हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो कंसंट्रेट होनी चाहिए या वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए फेयर मैनर में? सबको लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिलनी चाहिए, प्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन सबका होना चाहिए, और फिर जो वेल्थ क्रिएट हुई है उस प्रोडक्शन से, उस वेल्थ पर एक्सेस भी सबका होना चाहिए। जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड वही ऑफर करेंगी, वेरिड चॉइसेस भी वही ऑफर करेंगी। ऐसे में उन गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सेस भी वाइड रेंज ऑफ पीपल का होना चाहिए, सबका होना चाहिए। एक सवाल है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बात की बात है। मैं ये समझा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ पर सार्थक है। ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रेलिवेंट क्यों है किसी भी सोसाइटी के लिए, जब उन्हें ये तय करना है कि इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा अपनाना है। इन्हीं 3 सवालों के बाद क्यों गुजरा जाता है, क्योंकि इन्हीं 3 सवालों को आंसर करते हुए भी सिस्टम मैं बनाऊंगा, आप खुद ही चुनेंगे कि आपको कौन सा सिस्टम चाहिए था। वी विल डिस्कस अबाउट दोज सिस्टम्स। ओके, हम सबसे पहले इन 3 सवालों का जवाब कुछ ऐसे देते हैं, ध्यान से सुनिए। पहले सवाल का जवाब देते हैं, व्हाट शुड प्रोड्यूस। चलिए, अगर हम यहाँ पर जो इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, तो अगर हम मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करते हैं, द मार्केट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, अगर हम मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी कहते हो, द कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी या मार्केट बेस्ड सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। ओके, अगर आप ये फॉलो करते हो मार्केट, तो मार्केट में तो इनविजिबल हैंड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई काम करता है। मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में काम करेगा। तो ऐसे में ये सवाल व्हाट शुड प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, यानी कि कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करनी है, इसका फैसला बाज़ार लेगा। अगर तो इसका फैसला इस आधार पर होगा कि उन चीज़ों की डिमांड है क्या। तो जिन चीज़ों की डिमांड होगी वही चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, जिन चीज़ों की डिमांड होगी वही चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, वही चीज़ें सप्लाई होंगी नेचुरली। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में या फिर मार्केट इकोनॉमी में जिन चीज़ों की मांग होती है, बाज़ार वही चीज़ें बनाता है। जिन चीज़ों की मांग नहीं है वो चीज़ें बनाई नहीं जाती हैं। जिन चीज़ों की डिमांड नहीं है वो चीज़ें बनाई नहीं जाती हैं। इतनी बात क्लियर हुई? तो सिंपल क्लियर हो गया कि जिन चीज़ों की मांग होगी वो बनाएंगे। गाड़ियों की मांग है, गाड़ियाँ बनाएंगे, गाड़ियाँ बनाएंगे। साइकिल की मांग है, साइकिल बनाएंगे। जब जिस चीज़ की मांग है वो बनाएंगे। आज की डेट में आप देख लीजिए, इंडिया भर में
SUVs की मांग है, गाड़ी कंपनियां बना रही हैं, कुछ भी करा कर। सेडान को भी SUV की शेप दी जा रही है ऊंची करके, है ना, कूपे सेडान या कुछ कह करके कुछ भी बना करके दिया जा रहा है आपको। तो जिस चीज़ की मांग होगी वो बनेगी। साइकिलों की मांग देखिए बदली, अच्छी अच्छी साइकिल कंपनियां कहाँ हैं अब, उनकी साइकिल दिखते हैं आपको, हैं अभी भी, खत्म हो गया, कहानी खत्म, देसी दूसरी कंपनियां अब दिखती हैं। तो जिस चीज़ की मांग होगी वो बनेगी, जिस चीज़ की मांग नहीं है वो बनना बंद हो जाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जिस चीज़ की मांग है वो बनाएंगे तो ही मुनाफा होगा, क्योंकि बिकेगी तो ही मुनाफा होगा। और कैपिटलिज्म में मुनाफा एक बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से वो अपने प्रोसेस, अपनी एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं, वरना चला ही नहीं पाएंगे वो। ठंड देखो, ये है वो क्या कहते हैं उसको, बंद करना पंखा, गूज बम्स ये हैं ओरिजिनल। अब पहली बार में किसके हुए थे, नहीं वो कहाँ किसने था, इसको कहते हैं, देख लो सब अच्छे से, ऐसे ऐसे कर भी रहा था। ठंड यार, हद आदमी हो यार, कहाँ से मतलब। तो ये है कहानी। ओके, चलें आगे। सेकेंड, हाउ शुड यू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। तो बहुत सिंपल है, मार्केट इकोनॉमी में या मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में इसका जवाब देना। क्या है इसका जवाब? इसका जवाब ये है कि अगर लेबर बहुत चीप है, बहुत एबेंडेंटली अवेलेबल है, तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन करेंगे लेबर की मदद से, जैसा कॉलोनियल सिस्टम ने एक लंबे दौर तक किया, क्योंकि दास प्रथा भी एग्जिस्ट कर रही थी तो उसका फ़ायदा उठाया। उसके बाद इंडेंचर्ड लेबर का सिस्टम था, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, सालों साल के कॉन्ट्रैक्ट। उसी समय में यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल के लोगों को उठा करके कैरेबियन सी आइलैंड्स में ले गए, ट्रिनिडाड टोबागो में जो इंडियन बसे हुए हैं, और जो पैसिफिक ओशियन में माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया में ये जो लोग बसे हुए हैं, ये पीजी में, वो कौन लोग हैं? यहीं से ले गए अंग्रेज लेबर करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करा के 40-40, 50-50 साल वापस ही आए बाद में। इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम। तो या तो दास्ता है, या इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम है, या बॉन्डेड लेबर है, बेगारी है, या कुछ भी है, लेबर अबंडेंट है और चीपली अवेलेबल है, तो फिर काहे को इधर उधर पैसा लगाने का, लेबर पे लगा, लेबर को ही लगाओ भाई। आपको कोई कही कि जेसीबी मशीन लगा करके फलाना ढमकाना करके बहुत बढ़िया आपका घर बन जाएगा एकदम, और दूसरी, लेकिन उसमें तेल लगेगा, उसका किराया लगेगा, आदमी लगेगा, एक्सपर्टीज। लेकिन आपको कोई कहे 15 आदमी फ्री बैठे हैं, एकदम फ्री में काम करने को तैयार हैं दिन रात, तो आप कहेंगे निहा इन्हीं से उखाड़ो, डीपीसी लेवल इन्हीं से बना, लगे रहे 10 दिन, लगे रहो तुम ही बनाओ। तो अगर लेबर बहुत एबंडेंटली और चीप अवेलेबल है तो लेबर इंटेंसिव होगा प्रोडक्शन, और अगर लेबर कॉस्टली हो रही है तो फिर आपकी वो कॉस्ट को कर्टेल करने के लिए आप इनोवेशन करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो फिर आप मशीन्स का यूज़ करेंगे, वही काम आप मशीन से लेंगे, तो फिर आप नई नई मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हो सकता है कैपिटल इंटेंसिव हो प्रोडक्शन। तो इट डिपेंड्स, जहाँ से लागत खर्चा कम हो जाए, जो कॉस्ट को मैनेज कर दे, वो वैसे प्रोडक्शन करेंगे। अब वो लेबर को यूज़ करके हो या फिर टेक्नोलॉजी को, मशीन्स को यूज़ करके हो, हम वैसा करेंगे। ये एजेंडा होता है। ओके, दैट्स द सिस्टम। थोड़ी उधर कर लो, साथ हो जाओ, अच्छे से देखिए, टेंशन क्लियर, अपनी बंदी है वो भी, अपने सब परिवार की। इतनी बात क्लियर? अच्छा, अगला, जो प्रोड्यूस है उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, हाउ? कैपिटलिज्म में इसका जवाब बहुत सरल है, मार्केट इकोनॉमी में इसका जवाब बहुत सरल है। वो जवाब ये है कि जो कोई भी डिमांड कर रहा है, अगर उस डिमांड को सपोर्ट करने के लिए उसके पास पैसा है, दे हैव परचेजिंग पावर, तो वो आएगा और सामान ले जाएगा, खत्म कहानी। परचेजिंग पावर मैटर कर रही है भाई, दैट्स द ओनली एजेंडा। कोई 3-5 करता ही नहीं ज़्यादा। वो आप आए हो, आप कह रहे हो भाई मुझे सामान चाहिए, वो कह रहे हैं हाँ ठीक है 5,000 का है, पहले ही लिखा है MRP, पहले ही लिखा है प्राइस 5,000 का है भाई, मुझे चाहिए लेकिन भाई मेरे पास पैसा तो नहीं है। कहते हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, बगल में तुम्हारा भी इंतजाम किया है, वहाँ जाना जरा, वहाँ समझा देंगे तुमको पूरा अच्छे से। 5,000 है, दो भाई, दो और जाओ सामान लेके जाओ, और जब तक नहीं है सामान, पैसा कमाओ, काबिल बनो, फिर आ जाना, फिर ले जाना। तो फिल्मों में कई सीन दिखाया गया तो कहते हैं भाई जब पैसा कमा लो तब ले जाना, चीज़ कौन सा भागी जा रही है, यहीं पड़ी है। तो बहुत सिंपल है, वो लोग इतना ज़्यादा वेट करके मगजमारी नहीं करते कि किसको देना है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो एक ही बात कहते हैं भाई प्रोड्यूस हमने कर दिया है डिमांड के अकॉर्डिंग।
और फिर जिसको लेना है आए, अपनी चोप की कीमत हमने रखी है, कीमत पे करे और ले जाए। परचेजिंग पावर होनी चाहिए आप में, दैट्स ऑल। जिनके पास परचेजिंग पावर नहीं है उनको नहीं देंगे। तो ऐसे में आपके मन में एक सवाल आया कि सर की बातें सुनकर के मुझे एक बात आई मन में कि बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं गरीब, बहुत गरीब लोग, और उन सबकी ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है उनकी अरमान? बाजू के अलग अलग अंग में वासियां ले रहा है कि कहीं से कोई ऐसी सुगंध जाए कि मैं जाग जाऊं। बताओ, कहा भी था यहां बैठना है, फिर जाके उधर निगम में बैठ गया एकदम से, सेफ जोन में। से कैसे पढ़ाई होगी? अब जाके रोंगटे बैठे हैं। देखो क्या है ये लोग, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान, कुछ भी कभी खड़ा कर ले रहे हैं, फिर बैठ भी जा रहा है। इट्स नॉट करेक्ट। फोकस इससे हिलता है। ओके, ठीक है मेरे भाई। तो बहुत बड़े पैमाने पर देश में ऐसा वर्ग है जो गरीब है, और हम सब जानते हैं कि उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए, बहुत ही कम कीमत पे किफ़ायती रहने योग्य घर चाहिए। लेकिन ये जो मार्केट सिस्टम है, ये जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, ये वो वाले घर बनाएंगे नहीं। आप देखो, सुनो भाई, उसकी नीड है, नीड, डिमांड नहीं बोल रहा, नीड। इकोनॉमी पढ़ना है तो बहुत मोहब्बत करनी पड़ती है, एक एक वर्ड मैटर कर रहा है। नीड और डिमांड में बहुत फर्क है। नीड को डिमांड बनने में टाइम लगता है, समझ में आई? तो नीड है, 10 लाख घरों की जरूरत है। मार्केट इकोनॉमी ने, सिस्टम ने पूछा, कैपिटलिस्ट सिस्टम ने पूछा, डन, आई अंडरस्टैंड। डिमांड है, डिमांड है, कह रहे डिमांड नहीं, नीड है। तो नीड नहीं पूरी करते भाई हम। नीड का क्या है? नीड तो होगी, किसी को कोई नीड है, किसी को कोई नीड है। नीड को फुलफिल करने के लिए जो परचेजिंग पावर चाहिए वो है तो फिर ये डिमांड है, फिर हम बना देंगे। लेकिन कोई आ कह रहा नहीं, वो तो गरीब लोग है, पहले ही गरीब है भाई, वो तो मतलब डिमांड तो नहीं है, उनका नीड है। कहते नीड के लिए हम नहीं बनाते भाई, हम मार्केट इकोनॉमी है, जो डिमांड होता है हम उसको फॉलो करते हैं। तो नीड और डिमांड में फ़र्क करना है जसमीत, नीड और डिमांड में क्या करना है, फ़र्क निकाल कर एकदम दूर कर। इधर हुआ क्या पड़ा है आप सबको? मतलब तो अपना अपना घर से क्या क्या लेके आए? कोई अपना सेट कर रहा है, ध्यान पूरा उधर ही लगाया हुआ है भाई। कोई इक्वेटोरियल क्लाइमेट थोड़ी ना है ये। अपना छोड़ो, अपना ध्यान दो, इधर इतना डीप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं कोई ऐसे ऐसे कर रहा है। जिंदा हो, जिंदा नजर आना भी जरूरी है, इधर ध्यान दो। ओके, तो कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि सर ने समझाया था कि डिमांड के हिसाब से मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम वर्क करता है। तो इस हिसाब से तो मैं देख रहा हूँ, मैंने अखबार में खबर पढ़ी थी कि 10 लाख घरों की ज़रूरत है देश में, और जो है प्राइवेट सेक्टर बना नहीं रहा है। तो वो बच्चा टेंशन में आ जाएगा कि यार 10 लाख घरों की ज़रूरत है, वो बना भी नहीं रहे। क्यों? उनको क्या है, बना दे। ज़रूरत है ना भाई, डिमांड नहीं बना अभी, मांग नहीं बन रहा है, मांग ज़रूरत बन रहा है। ज़रूरत मांग में बदल जाती है। जब जैसे आपको ज़रूरत है गाड़ी की, आप शोरूम में जाकर उनको कह रहे हैं नॉक नॉक, वो कह रहे हैं हाँ हमें एक गाड़ी की ज़रूरत है, रोज़ भीग जाते हैं। कह रहे हैं हाँ बड़ी अच्छी बात है, हमारे पास गाड़ियाँ हैं। अच्छा, हमें पर एक गाड़ी की ज़रूरत है, दे दो। है ना, बिल्कुल दे देंगे, 8 लाख रुपए दीजिए। तो आप कह रहे नहीं वो तो नहीं है, पर ज़रूरत है ना भाई। कह रहे ज़रूरत, तेरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं बैठे हैं, यहाँ धंधा करने बैठे हैं। मांग लेके आ, पैसा ला साथ में अपनी ज़रूरत के। तो जब नीड के बेस में परचेजिंग पावर का सब्सटेंस ऐड होता है, डिमांड बन जाती है। वो बताया था ना मैंने आपको एक दिन कि डिमांड कैसे विकसित होती है। पहले डिज़ायर होने का, विल, ओके, फिर कैपेसिटी होने का, और कैपेसिटी के बाद मन होने का, उसे खर्चने का। भाई डिमांड ऐसे ही नहीं बनती, डिमांड अपने आप में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये है कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। जवाहरलाल नेहरू ने ये देखा, पसंद नहीं आया, कहते नहीं ये आई डोंट लाइक दिस, ये कैसा सिस्टम है। मेरा जो देश है इस समय आज़ादी के बाद जिस स्तर पे खड़ा है, उसमें तो चारों तरफ मांग, ज़रूरत ही ज़रूरत है, नीड ही नीड है। मांग तो बहुत कम ही लोगों की कैपेसिटी में है, डिमांड करने वाले तो बहुत कम है, नीड वाले ही हैं चारों तरफ। जिधर हाथ पूछो, कहीं पूछो शिक्षा की, आप हाथ खड़े रहते हैं, ज़रूरत है। शिक्षा की मांग है, एक हाथ नहीं खड़ा होता। परचेजिंग पावर की कमी है।
इलाज की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है, सड़कों की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, चारों तरफ तो ज़रूरत ही ज़रूरत है भाई। और जब उनसे पूछो बिल भर दोगे बिजली का, कहाँ से भरेंगे माई बाप, जेब में पैसा तो है नहीं। बस खत्म कहानी। तो एक मॉडल और है, दूसरा मॉडल आ गया, उनके सामने वो पेश किया गया, कहते सर ये देखिए, इसे नोश फरमाइए, इसे देखिए, पढ़िए, इस मॉडल को खा जाइए। तो वो कह रहे बताओ क्या है मॉडल। वो कह रहे पहले सवाल से शुरू करते हैं कि व्हाट शुड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। कहते हैं हाँ बताओ क्या प्रोड्यूस करना है। कहते हैं सर वो प्रोड्यूस करना है जो असेंशियल है, सोसाइटी के लिए जरूरी है, जिसकी डिमांड है हम नहीं देखेंगे, डिमांड नहीं देखेंगे, जो चीज़ें जरूरी हैं वो प्रोड्यूस करेंगे, देश का रिसोर्स उन चीज़ों की तरफ लगाएंगे। तो नेशनल लेवल पर, सोसाइटल लेवल पर असेस करेंगे क्या जरूरी है। इंडिविजुअल की मांग कुछ भी हो सकती है सर, सोसाइटल लेवल पर हम मानते हैं इस समय में कि हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री लगाना जरूरी है। सर नेशनल लेवल पे हम मानते हैं इस समय कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज लगाना जरूरी है। सर नेशनल लेवल पर हम मानते हैं इस समय में कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल में असेंशियल आइटम्स हैं, स्टेट को वो मैन्युफैक्चर करना चाहिए अपने बूते और स्टेट को ही बेचना चाहिए, तो वो सर करना चाहिए। तो सर ऑल द असेंशियल थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। अभी समय है सर शिक्षा पे ध्यान देने का, अभी समय है सर बुनियादी चिकित्सा पे ध्यान देने का, अभी समय है सर लोगों को 2 वक्त का भोजन, फूड सिक्योरिटी का, अभी समय है सर लोगों का तन ढकने का यानी कि कपड़ा देने का, अभी समय है सर लोगों को सर ढकने का मतलब कि शेल्टर देने का। तो रोटी, कपड़ा, मकान, सर एसेंशियल्स पे ध्यान देते हैं। अच्छा ये लग रहा है प्रॉमिसिंग है ये यार, दिस हम नीड से चल सकते हैं कि ज़रूरतें क्या हैं, असेंशियल्स क्या हैं देश की। हम अपने अगले 5-50 वर्षों में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, हम अपने युवाओं को कहाँ देखना चाहते हैं, हम अपने किसानों को कहाँ देखना चाहते हैं, हम हमारे देश के उद्योगपतियों को कहाँ देखना चाहते हैं, हम हमारे देश के निवेशकों को, इन्वेस्टर को कहाँ देखना चाहते हैं, हम अपने गाँवों को कहाँ देखना चाहते हैं, शहरों को कहाँ देखना चाहते हैं। इन सब के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत सारी ज़रूरतें नज़र आती हैं। तो ज़रूरत जो बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ऐसी सारी असेंशियल आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम उस हिसाब से तय करेंगे कि व्हाट शुड प्रोड्यूस। ओके, दैट वाज द थिंग। तो नेहरू जी ने पूछा ये कौन सा मॉडल होता है। कहते सर इसका नाम सोशलिस्ट मॉडल है। कहते ठीक है, ठीक लग रहा है, साइड रखो अभी और आगे बताओ। कहते अगला सर यही कि हाउ शुड यू प्रोड्यूस। कहते सर जैसे, कहते सर इसमें तय होता है कि भाई लेबर की मदद से अपन प्रोड्यूस करें या मशीन की मदद से प्रोड्यूस करें। और सर इसमें ऐसा होता है कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं ना। अगर सर मशीनें लगाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट कॉम्प्रोमाइज़ होगा, अगर सर लेबर ही लेबर घुसाते चले जाते हैं तो मॉडर्नाइजेशन कॉम्प्रोमाइज़ होगा, एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो ये सर बड़ा प्रॉब्लम है। कहते वैसे, कहते क्या, कहते सर सोशलिज्म इसका कुछ हल निकालता है एक लेवल पे कि एक सर्टेन लेवल ऑफ मॉडर्नाइजेशन बट सर्टेन लेवल ऑफ लेबर, मतलब लेबर ही को जो और प्रोडक्टिवली एंगेज कर ले वैसी मशीन इंटरवेंशन, वैसी मशीनें लगाना जो लेबर के काम को जोखिम से बचा दे, काम कर लेगा लेबर ही करे लेकिन जोखिम घटा देगा। ऐसा करते हैं सर। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सर मशीन चाहिए, अब कहाँ सर वो लोहार को बिठा करके ऐसे हाथ से हवा चलाए पंखा और अपनी बाहें जला करके भट्टी में लोहा डाल करके, नहीं सर। यहाँ पे हमें चाहिए बड़ी बड़ी फर्नेसेस, बड़ी बड़ी भट्टियाँ, बड़े बड़े हैमर। अच्छा तो कहते फिर काम सर वर्कर ही करेगा, वही लोहार अंदर कैंची से पकड़ के टूल अंदर डालेगा उसके, उसको ग्लव्स देंगे, प्रोटेक्शन देंगे, मशीन उसको साथ दे देगी। अरे ये ठीक है, ये सही है, ऐसा ही करो। तो ये कहते सर करेंगे। तो मतलब हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि देश के विकास का उद्देश्य लोगों का जीवन स्तर बेहतर करना है। वो तब होगा जब देश के विकास में लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी, जब कंट्री की डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में पीपल पार्टिसिपेशन इंश्योर्ड हो जाएगा, सर्टेन होगा, और उसी वजह से उस जीडीपी में और उस डेवलपमेंट में उनको उनका शेयर मिलेगा। तो जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो लोग भी ग्रो करेंगे, नेशन ग्रो करेगा तो पीपल विल ऑल्सो ग्रो। नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड भी होगा। तो हम सर ये करके चले तो हम एक मेल बैठाएंगे
जिसमें हम इस तरह से मॉडल अपना बनाएंगे कि मशीन इंटरवेंशन वहाँ किया जाए और उस मैनर में किया जाए, एडवांसमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट, कि जहाँ पर जो लेबर है वो और प्रोडक्टिवली काम कर पाए और लेबर का लाइफ बेटर हो, लेबर की जीवन बेहतर हो, सुगम हो जाए। क्योंकि सर हमें आगे का भी देखना है, हमें प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ भी अचीव करनी है, हमें तरक्की नुमा एक मुल्क बनना है, हमें अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग से डेवलप्ड की यात्रा भी तय करनी है। लेकिन हाँ, सही बात है, हमें लोगों को विकसित विकास देना है, वाइडर चॉइसेस ऑफर करनी है, बेहतर एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी देनी है, बेहतर अर्निंग्स देनी है, तो हम कुछ ही लोगों का विकास भी नहीं कर सकते। इसलिए हम एक मिला जुला सा मेल बनाएंगे। हम लेबर इंटेंसिव जहाँ जहाँ जिन सेक्टर्स में ज़रूरी है रखेंगे, जहाँ जहाँ कैपिटल हो सकता है वहाँ वो करेंगे, और इसमें एक बैलेंस बैठा करके चलेंगे। कहते हैं ठीक, सही बात, ये सही है, कर सकते हैं, करिए। नाम क्या है इस मॉडल का? कहते हैं सर वही सोशलिस्ट, वही है, वही चल रहा है, अभी बैलेंस ही हो रहा। कहते चलो ठीक है, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, कह रहे पूरा सोशलिस्ट नहीं हो सकता, ये जो तुम कह रहे थे थोड़ा कुछ और मिल रहा है इसमें, समथिंग मिक्स्ड इज देयर। कहते ठीक है सर, आगे जाके कंक्लूड करेंगे, पहले सुन लीजिए। तीसरा सुनिए, तीसरा है कि जो प्रोड्यूस्ड है उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। तो वो ये कह रहे हैं, कहते सर जो बेस्ट ऑफ द इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की, उनमें भी आपके पास बेस्ट ऑफ द मॉडर्न मशीन्स हैं, बेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ है, बहुत एडवांसमेंट है, सब कुछ है, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उन मुल्कों में सभी लोग गरीबी से बाहर आ गए हों, सभी का जीवन स्तर बेहतर हो गया हो, सभी को शिक्षा के अधिकार मिल गए हों, सभी को रोज़गार मिल गया हो। क्यों? क्योंकि सर एक्चुअली में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, वेल्थ का क्रिएशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाया इंडस्ट्री के एडवांसमेंट, इकोनॉमिक अपग्रेडेशन, ये अपने आप काबिल नहीं है ये इंश्योर करने के लिए कि इसके द्वारा क्रिएटेड वेल्थ सब में डिस्ट्रीब्यूट भी होगी। तो सर हमें इक्विटी का एक सिद्धांत तो अपनाना पड़ेगा। तो मतलब हम जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि शेयर उन समाज के उन वर्गों तक भी जाए जिन तक ये ऑटोमेटिकली नहीं पहुंचेगा। तो वेलफेयर प्रोग्राम्स तो लाने पड़ेंगे, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे फैसिलिटेट कराना पड़ेगा। तो स्टेट को अपफ्रंट आना पड़ेगा और स्टेट को वो डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, चाहे वो प्राइजेस को लिमिटेड रख के करे, सब्सिडीज़ ऑफर करे, चाहे वो खुद से एक डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी बने, चाहे अपने बूते निःशुल्क शिक्षा दे, निःशुल्क चिकित्सा दे, निःशुल्क हाउसिंग दे, ये करे, चाहे वो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के रूप में हो या सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क्स के रूप में हो। कुल मिलाकर के सर इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें लोगों की ज़रूरतों को भांपना होगा। वी नीड टू फोकस ऑन द नीड्स। हम लोगों को डिमांड के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि जो व्यक्ति डिमांड कर रहा है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, उस हिसाब से हम लोगों में वितरण करेंगे। तो जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हमें इस बात को इंश्योर करना है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेस करें, उसी के बेसिस पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा, उसी के बेसिस पे लोग वेरिएबल चॉइसेस के साथ ज़िंदगी जी पाएंगे। इसे सर इंश्योर करना पड़ेगा। हमें अपना सप्लाई नेटवर्क बनाना पड़ सकता है, हमें निःशुल्क सेवाएं देनी पड़ सकती हैं, या हमें कुछ ऐसे मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश करने पड़ सकते हैं कि लोग इन्हें कम से कम कीमतों पर एक्सेस कर पाएँ। ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, इक्विटी लानी पड़ेगी, तो ये हमें करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये तीन चीज़ें कि क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में, कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं लेबर या फिर तकनीक की मदद से, मशीन की मदद से, कौन डोमिनेट कर रहा है, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वितरण कैसे हो रहा है। केवल डिमांड के आधार पर whosoever इज प्रेजेंटिंग द डिमांड, तो यू आर गिविंग देम, यू आर ओनली शेयरिंग विद देम, या whosoever हैविंग नीड बेस्ड और डिमांड बेस्ड। तो ये एक बड़ा सवाल था जिस पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी थी। ओके, तो कुल मिलाकर के ये तीन चीज़ों पर चर्चा की गई। तो जवाहरलाल नेहरू समवट सोशलिस्ट मॉडल की तरफ इंक्लाइन हुए, उनका आकर्षण सोशलिस्ट मॉडल की तरफ बना। तो उनको यह प्रॉमिसिंग लगा, इंडियन कंडीशंस को देखते हुए उन्हें यह प्रॉमिसिंग लगा। और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉमिसिंग उसी समय में लगा हो, नेवर। आज़ादी के पहले से ही जो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट विंग था, उसके सूत्रधार जवाहरलाल नेहरू ही थे। वो किसानों के अधिकारों की बात कर रहे थे, एग्रीकल्चरल लेबर की बात कर रहे थे, इंडस्ट्रियल वर्कर की बात कर रहे थे, वो सोसाइटी में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में रिफॉर्म लाने की बात कर रहे थे सोशलिस्ट लाइंस पे। वो यूएसएसआर में हुए सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से प्रभावित थे, ये क्लियर था। और आज़ादी के बाद की कांग्रेस, आज़ादी के बाद एक ख़ास चीज़ है, देश में लंबे समय तक 1969 तक
आफ्टर इंडिपेंडेंस 1969 तक, चाहे एक ही पॉलिटिकल पार्टी ने एक छत्र राज किया, लेकिन एक कहानी ये है कि उस राजनीतिक पार्टी में फैक्शंस बहुत थे। मतलब एक ही पार्टी में अलग अलग विचारधारा के दल या धड़े बहुत थे। तो इसलिए कांग्रेस भी, अगर आप कहें कि किसी एक विचारधारा की कांग्रेस थी, तो ऐसा नहीं था। उसमें तमाम विचारधाराओं की अपनी जगह थी। इसलिए कोई एक निश्चित विचारधारा जो किसी दूसरे मुल्क में फॉलो की गई हो, वैसे स्टैंडर्ड मैनर में इंडिया में फॉलो नहीं की गई। और यहीं पर आती है चुनौती। चुनौती ये कि जब मैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको बता रहा हूँ कि कैपिटलिस्ट मॉडल से वो उतना अट्रैक्टेड नहीं हुए, क्योंकि भारत की उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए इन 3 प्रश्नों के उत्तर जो इकोनॉमिक मॉडल ने दिए, कैपिटलिस्ट वाले, मार्केट वाले, वो नेहरू को प्रॉमिसिंग नहीं लगे, सही नहीं लगे भारत के लिए। लेकिन सोशलिस्ट मॉडल ने जो आंसर दिए वो उनको सही लगे, प्रॉमिसिंग लगे, और उन्हें लगा कि ये बदलाव ला सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, वो ये, नेहरू यहाँ पर यूएसएसआर के द्वारा फॉलो किए गए सोशलिस्ट मॉडल को एज इट इज रेप्लिकेट करने के हक में नहीं थे। तो यहीं पर आता है अब वो मॉडल जो इंडिया ने फॉलो किया। क्यों? नेहरू ये कहते थे कि जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, मोटा मोटा कह लो रशिया लीडिंग मेंबर था यूएसएसआर का, 15 सदस्य थे। और ओके, ठीक हो? तो ठीक समझ में आ रहा है? तेज तो नहीं बोल रहा? तेज बोल भी रहा हूं तो उस लाइन को 2-3 बार अलग अलग एंगल से समझाता हूं। ये जादू भूलना मत। जब मैं तेज बोलता हूं तो एक कलाकारी है, फिर मैं एक बात को 3-4 अलग मायने से समझाता भी हूं, है ना? तो आओ फिर। तो अल्टीमेटली नेहरू ये कह रहे थे कि जो मॉडल्स यूएसएसआर में फॉलो हो रहा है सोशलिस्ट, हम उसे भारत में एज इट इज रेप्लिकेट नहीं कर सकते। उसका कारण है कि जैसे यूएसएसआर के सोशलिस्ट मॉडल में जो प्राइवेट प्लेयर है उसे पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया गया है। हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि नेहरू कहते थे कि हम एक आउटराइट प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते भाई। क्यों नहीं कर सकते? नेहरू का कहना यह था कि भारत लोकतंत्र में यकीन रखता है, तो हम तो डेमोक्रेसी को फॉलो करने का कमिटमेंट कर चुके हैं। इंडिया डेमोक्रेसी फॉलो करेगा, और जब हम डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से ये बात सिद्ध है कि अधिकार तब सुनिश्चित होते हैं जब आपका एक अधिकार होता है, वो है संपत्ति पर अधिकार। ये बड़ा अधिकार है। तो भारत तो डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, और भारत ने संविधान बनाते समय संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में रखा है। प्रॉपर्टी का राइट फंडामेंटल राइट्स में रखा गया है। तो वी आर फॉलोइंग द डेमोक्रेसी। मैं इसे कभी ब्रेच नहीं होने दूंगा। ऐसे में मैं आउटराइटली प्राइवेटाइजेशन जो है उसे खत्म नहीं कर सकता। हम किसानों से, लोगों से उनके ज़मीनी अधिकार लेकर के जो लैंड है उसे एक जगह पर इकट्ठा नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि हम सारे लैंड को कलेक्ट कर ले। तो कलेक्टिवाइजेशन यूएसएसआर में फॉलो हुआ है, इंडिया में नहीं होगा। और अगर यूएसएसआर का सोशलिस्ट मॉडल फॉलो किया जाता तो कलेक्टिवाइजेशन की नीति फॉलो करनी पड़ती, जो रशिया में भी हुई और बाद में चीन में भी की है, माओ से दंग के द्वारा। द कलेक्टिवाइजेशन मॉडल, ऑल लैंड कलेक्टेड, सारी जमीन कलेक्ट करके कम्युनिटी लाइफ जीने को कहा गया। कम्युनिटी, सारे गांव इकट्ठे करके, जमीन इकट्ठी करके, सब लेकर के सबको बोला इधर आओ इधर आओ इधर आओ, इकट्ठे कम्युनिटी के रूप में रहो। कहीं घर में अकेले चूल्हा नहीं जलेगा, कम्युनिटी किचन, कम्युनिटी में खाना बनेगा, कम्युनिटी वाले रोल डेजिग्नेट किए जाएंगे, कम्युनिटी में आके ही अपना रिपोर्ट प्रोग्रेस देना, सारा कम्युनिटी की तरह जिएंगे। अकेले अकेले क्या करते रहते हो अपना अपना? यहाँ शाम को बैठेंगे एकदम पंगत बना के, लंगर लगा के, एकदम चिल्लम चिल्ली, मजे मजे। तो ये सब, और जो बात नहीं मानेगा उसको डबल मजे, उसको तब समझाएंगे अपने तरीके से। तो ये कहानी है। मतलब जो स्टेट कहे वैसा सोचो, जो स्टेट चाहे वैसा करो, जो सपना स्टेट कहे रात को वही सोने समय देखो। ऐसे अपना सपना मत लेकर के आओ कि मैं एक शायर बनना चाहता हूँ, है ना? वो सब नहीं, वो एक्टिंग नहीं। तुम शायर बनना चाहते हो, देश को रेलवे बनाने की ज़रूरत है। तुम तो शायर बनना चाहते हो, सब अपना अपना बनने चाहेंगे, तो रेलवे कौन बनाएगा? तो माओ कह रहे इधर आओ, रेलवे बनाओ, रेलवे बना के देश तरक्की हो जाए, फिर देखेंगे शायरी का टाइम आता है कि नहीं आता है। दिस द कॉन्सेप्ट। तो वो कहते हैं जैसे घर के सारे मेंबरों को इकट्ठे लग करके घर बनाना पड़ता है, समाज को इकट्ठे होकर के देश बनाना पड़ेगा, नेशन बिल्डिंग है ये। ऐसा उनका आइडिया है। नेहरू कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं। हालांकि माओ बाद में आएंगे भाई, ये मत कहने वो नेहरू के कंटेम्प्रेरी, वो बाद में, उनकी सत्ता थोड़ी बाद में। ये मैं नेहरू के समय की बात कर रहा हूँ, 1950s का दौर। तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो लेनिन ने जो किया, वो स्टालिन ने जो किया, वो नहीं भाई। ऐसे कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड नहीं कर सकते इंडिया में। इंडिया में जो जिसका हल उसके खेत भाई, ज़मीन का अधिकार है उन लोगों का, प्रॉपर्टी का राइट है। हाँ, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, वो करेंगे, वो भी इसलिए करेंगे न्याय के लिए, डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस के लिए।
क्योंकि हमने ये संकल्प लिया है कि हम देशवासियों का समान रूप में विकास करना चाहते हैं। ऐसे में हम सबको एटलीस्ट एक रिसोर्स बेस ऑफर करना चाहते हैं, और उसके लिए हम लैंड सीलिंग का कानून लाएंगे भाई, कि इतने से अधिक जिसकी ज़मीन है वो ली जाएगी और फिर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी उनको जिनके पास ज़मीन नहीं है। हम ज़मींदारी एबोलिशन का कानून लाएंगे, है ना, हम टेनेंसी से जुड़ा कानून लाएंगे। तो ये 3 बड़े कानून हैं, हम लेके आएंगे भाई, ये हम करेंगे। लेकिन अगर आप कहें ऑल द लैंड कलेक्टेड बाय द स्टेट एंड देयर वुड बी सोल प्रोपराइटर ऑफ द प्रॉपर्टी और लैंड दैट इज द स्टेट, इट वुड नेवर हैपन इन इंडिया। मैं नहीं करूंगा ये। तो हेयर आई एम गोइंग टू डेविएट फ्रॉम द सोशलिस्ट मॉडल ऑफ यूएसएसआर प्रोक्लेम्ड बाय द नेहरू। तो नेहरू ने कहा यहाँ पर मैं यूएसएसआर के सोशलिस्ट मॉडल से डिविएट करता हूँ, मैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करता हूँ, भारतीय संविधान ये करता है, मैं लोकतंत्र को रिकॉग्नाइज करता हूँ, भारत ये करता है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर देखिए अब तो वो वाला मॉडल तो नहीं रहा हमारा फिर, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सोशलिस्ट वर्ड भी नहीं डाला प्रीएम्बल में, कि मैं भी डेविएट करता हूँ और मैं किसी को ये अवसर भी नहीं दूंगा कि कोई देश के लोगों को ये वर्गलाए और वो कानूनी तौर पर इस शक्ति का इस्तेमाल करे कि देखो देखो ये प्रस्तावना में प्रीएम्बल में लिखा है इंडिया सोशलिस्ट होना चाहिए, इसलिए हम सोशलिस्ट मॉडल फॉलो करें। तो भाई बताओ भाइयों बहनों, सोशलिस्ट मॉडल क्या होता है? सोशलिस्ट मॉडल दुनिया ने वही देखा है जो कार्ल मार्क्स का है, जो रशिया में फॉलो हो रहा है। तो फिर वो तो यही है कि लैंड शुड बी कलेक्टिवाइज्ड, तो लैंड कलेक्ट कर ले, फिर कई कुछ हो जाता देश में। इसलिए नेहरू ने अपनाया कि जो हमारी आउटलुक होनी चाहिए, दैट आउटलुक शुड बी सोशलिस्ट, कल्याणकारी राज्य बनाएंगे, वेलफेयर स्टेट, जिसमें इस बात का ख्याल रखेंगे कि अशिक्षित को शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी होती है, चिकित्सा देना राज्य की जिम्मेदारी होती है। तो हम जिम्मेदारी वाले फ्रंट पर सोशलिस्ट हो जाएंगे। स्टेट जो है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहां बात आएगी तो स्टेट सोशलिस्ट हो जाएगा, ये कहानी है। तो मतलब ये करना है। अच्छा, फिर प्योर कैपिटलिस्ट तो होना ही नहीं है, वो तो आपको बता ही दिया, लेकिन प्राइवेट प्रोड्यूसर रहेगा, प्राइवेट प्लेयर भी रहेगा, लैंड भी प्राइवेट राइट रहेंगे, लोकतंत्र है भाई, स्वतंत्र है। आप अपना कित्ता चुनिए ना, क्या प्रोफेशन करना, आर्टिकल 19 प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस करो, इंडियन फ्रीली मूवमेंट करो, राइट टू मूवमेंट, ये सब अधिकार देंगे आपको, कोई बात नहीं, ये सब चलो। लेकिन दूसरी ही तरफ इन बातों का ख्याल रखते हुए कि नहीं कैपिटलिस्ट मॉडल नहीं, तो नेहरू ने कहा कि पब्लिक सेक्टर शुड लीड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक सेक्टर विल प्ले द डोमिनेंट रोल एंड द प्राइवेट सेक्टर विल प्ले द इंसिलरी रोल। तो इसलिए जो सोशलिस्ट मॉडल का अंग उठाया वो ये कि पहला तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सोशलिस्ट हो जाएंगे, कि देश की जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, जो नीड है, राज्य आगे आकर के उन्हें पूरा करेगा। तो here state will take the lead, and how the state can take the lead? When state will acquire the resources, when the state will acquire the production, when the state will acquire the economic stake। तो जब state economy में lead role play करेगा, resources पे control कर पाएगा, प्रोडक्शन करेगा, तभी ना स्टेट फिर इन नीड्स का भी, रिक्वायरमेंट का भी, जरूरतों का भी पूरा फुलफिल करेगा एजेंडा। तो स्टेट यहाँ पर फिर लीड करेगा। और दूसरी चीज, स्टेट तय करेगा कि देश के रिसोर्सेज किस दिशा में खपें। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करके ऐसा हम चलेंगे। ये खड़ा हो गया इंडियन स्टेट, है ना, स्टेट विल डिसाइड दैट हाउ द रिसोर्सेज शुड पुट इनटू द यूज ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्सेज को किस तरह से इस्तेमाल में लगाना है, उससे क्या बनाना है, स्टेट ये ऐसा तय करेगा। एंड द प्राइवेट प्लेयर मस्ट अलाइन विद दैट, मस्ट फॉलो द लाइन। नहीं, प्राइवेट प्लेयर कैन नॉट डिसाइड, प्राइवेट प्लेयर नहीं डिसाइड करेगा कि ऐसा हमें लग रहा है कि हमें देश में बस रिफाइनरियां लगानी है, ठीक है, तो देश के रिसोर्स बने तो जमीनें हम एक्वायर करने जा रहे हैं। तो ये सरकार बोली होल्ड ऑन, होल्ड, रुको, फर्टिलाइजर प्लांट लगाने हैं बेटे, ठीक है, 100 एकड़ जमीन एक्वायर करने जा रहे हैं हम, उसके लिए इसके साथ अलाइन होके अगल बगल में क्या फैक्ट्री लगती है लगा ले। यू विल नॉट डिसाइड, स्टेट विल डिसाइड। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं, हमें बहुत सारे गोल अचीव करने हैं, उन गोल में ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एक गोल है, उन गोल में मॉडर्नाइजेशन एक गोल है, उन गोल में सेल्फ रिलायंस एक गोल है, उन गोल में इक्विटी एक गोल है। ये सारे गोल हमें अचीव करने हैं, समझ रहे हो ना भाई।
एक ग्रोथ ओरिएंटेड मॉडर्नाइज्ड सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनानी है जो इक्विटी के एजेंडे को सर्व करे। उसके लिए यही रिसोर्सेज हमारे डिस्पेंस में जो हैं, इतना ही कैपिटल है, और हम तय करेंगे 5 ईयर प्लान बना करके कि क्या करना है। आप आइए उसके साथ अलाइन करिए, आप भी करिए काम। यू हैव टू फॉलो विद द लाइन दैट विल बी फॉलोड बाय द स्टेट। ओके, दैट्स द थिंग। यहां पे नीति भारत ने यहां पे सोशलिस्ट हो गया, तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन स्टेट विल डिसाइड कि रिसोर्सेज को किस इस्तेमाल में लगाना है, स्टेट विल डिसाइड। असेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए कौन आएगा, स्टेट विल कम टू सर्व द असेंशियल नीड्स। ओके, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट डिसाइड कर रहा है, असेंशियल नीड को स्टेट डिसाइड करेगा। इकोनॉमिक मॉडल स्टेट ने तय कर लिया कि मिक्स्ड होगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट। सोशलिस्ट जिसकी जिम्मेदारी है सामाजिक न्याय करना, सोशल जस्टिस के लिए सोशलिस्ट मॉडल होना जरूरी है। कंट्री को अभी वल्नरेबिलिटी से, फ्रेजिलिटी से बाहर निकालना है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ देना जिम्मेदारी है, मॉडर्नाइजेशन लाना जिम्मेदारी है। अब भारत सेल्फ रिलायंट भी होना चाहिए हमेशा के लिए, चाहे एग्रीकल्चर का सेक्टर, चाहे इंडस्ट्री, चाहे सर्विस सेक्टर। इसके लिए अभी कुछ नीतियां बनानी पड़ेंगी, रिसोर्सेज वहां लगाने पड़ेंगे, तो हम वो करेंगे। और सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा इक्विटी है, क्योंकि शुरुआत हमने की थी बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, वेरिड चॉइसेस, नई अपॉर्चुनिटीज अकॉर्ड करना सबको, तो वो हम करेंगे। तो हम इन्हीं एजेंडों के साथ चले हैं भाई, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो उस हिसाब से हम तय करेंगे कि हमारे पास 1 किलो गन्ना है, हमें क्या करना उस गन्ने का, चीनी बनानी है, गुड़ बनाना है। उसमें फिर तुम प्राइवेट प्लेयर को बोला है कि हम जो भी बनाना तय करें, कड़छी, कढ़ाई, बर्नर बनाने तुम आ जाना, है ना, ये वो तो डिसाइड कर लें। लेकिन तुम कहो कि सर हमें गन्ने का एथेनॉल बनाना है, अभी ये तुम इस लेवल पे आए नहीं हो भाई, हम तय करें, वी विल डिसाइड। फिर तुम जो जरूरत है वो बनाना, उसके साथ अलाइन करो। यहां पे सोशलिस्ट हैं अपन, फ्री मार्केट इकोनॉमी ऐसे वर्क नहीं करती है। ओके, वहां पे इन्वेस्टर, फ्री मार्केट प्लेयर, दे विल डिसाइड कि क्या करना है, लेकिन यहां पे सरकार नीति बना रही है। ओके, तो सरकार हर कोयले के साथ क्या करना है, गन्ने के साथ क्या करना है, खेतों के साथ क्या करना है, पहाड़ों के साथ क्या करना है, सरकार एक अपनी योजना बना के देगी। फिर तुम आ जाओ वहां पे, कर लो जो करना है। ऐसी कहानी है। मतलब जैसे आप लोग होते हैं घर के मालिक, ये आप लोग तय करेंगे कि फंक्शन क्या करना है, फिर टेंट वाला आके वैसे टेंट लगा देगा। टेंट थोड़ा ना आप खुद लगाने बैठ जाते हो, लेकिन टेंट वाला आके कहे ऐसा है फंक्शन मैं सोच रहा हूँ, आप लोग ये वाला कर लो। आप कहें अच्छा भाई, मतलब ये भी तुम बताओगे कि फंक्शन क्या करें। तो वही देश तब कह रहा है कि अभी देखो हमें तैयार होना है, पाँव पे खड़े होना है, अंग्रेजों के किए क्रियाकलापों से बाहर निकलना है, समय लगेगा, और बचे कुछ रिसोर्स इतने ही है, सिस्टम से इस्तेमाल करेंगे, वरना कोई उद्योग घराना सब खा जाएंगे, लूट जाएंगे, बदहाली हो जाएगी, देश में बर्बादी हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है हमको। इसलिए हम तय करेंगे कि हमें अभी ऊर्जा के क्षेत्र में रिसोर्सेज निवेश करने हैं, हमें अभी सड़क यातायात, रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज बनाना है, हमें अभी डैम्स बनाने हैं, हमें इरिगेशन का एक्सपेंशन करना है, हमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना है, हमें बेहतर सर्टिफाइड सीड्स लाने हैं, हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स लाने हैं, हमें फार्म मैकेनाइजेशन करना है जिन्हें मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कहते हैं, हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर ग्रास रूट लेवल से लेकर के आगे टर्शरी क्वार्टनरी लेवल तक की मेडिकल सुविधाएं देनी है, हमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले शैक्षणिक संस्थान लगाने हैं, उद्योग धंधे लगाने हैं, हमें यहाँ पर केमिकल, फर्टिलाइजर्स, और बिजली के बड़े बड़े खंभे, ट्रांसफार्मर बनाने वाले, हमें यहाँ पर लोहा और बाकी मिनरल्स बनाने वाले बड़े बड़े हेवी एंड बेसिक कारखाने लगाने हैं। ये सब हमारे देश की बुनियादी ज़रूरतें हैं, हमें अभी ये करना है भाई। आप तैयार हो? तो वो कह रहे ठीक। इसीलिए वर्ड आया कि पब्लिक सेक्टर विल लीड, स्टेट विल लीड in many ways. State will lead in even production, state will itself produce, state will lead in distribution, state will decide the course of production, state will decide the uses of resources. ये सारे के लिए ही तो 5 ईयर प्लान आया ना भाई। प्लान में करना क्या, तो प्लान वर्ड का मतलब क्या भी समझाएंगे, तो मतलब ही यही है। ओके, फिर एंसेलरी के रूप में प्राइवेट प्लेयर आ जाएगा, तो प्राइवेट प्लेयर अलाउड है, बट बतौर एंसिलरी, सहायक, उसके रूप में आ जाओ। 1990 के बाद कौन लीड करेगा? प्राइवेट।
प्राइवेट प्लेयर ने लीड किया, मुझे उधर उधर फैक्ट्री लगाने का, लगा जाके, लेकिन उसके पहले कहते मुझे उधर फैक्ट्री लगाने का नहीं।